हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही तरीके से चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चारों ही प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनका उपयोग हम अपनी दिनचर्या में भी अक्सर करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि 6 क्लास की यानी हमारे इस इतिहास की हर चैप्टर की शुरुआत जो है एक बालक या बालिका के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस चैप्टर की भी शुरुआत एक बालिका के नाम से, एक बालिका से शुरू होती है, जिसका नाम है रशीदा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रशीदा क्या जानना चाहती है। तो हमारी हेडिंग है रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो रशीदा नाम की एक लड़की है जो अखबार पढ़ रही है, और उसका अचानक जो है एक हेडिंग पे, यानी सुर्खी को हम कहते हैं हेडिंग, हेडलाइन पे नजर जाती है उसकी, और वो हेडलाइन थी 100 साल पहले। अब वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है इस बारे में जानने के लिए कि आखिर इतने साल पहले क्या हुआ था। ये वाकई मजेदार सवाल है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ऐसे सवालों को जानने की। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी कल की घटनाओं के बारे में जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी अगर हमें पिछले साल की 1 साल, 2 साल, 4 साल पहले की घटना के बारे में जानना हो, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसने उस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा हो या उसके बारे में सुना हो, जिसे उसके बारे में उस चीज की जानकारी हो। अक्सर हम ऐसी जानकारी अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो आइए, अब सवाल और भी रोचक हो जाता है कि हमें इसके बारे में कैसे पता लगता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, या किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक कहते हैं शिकारियों को, तो शिकारियों के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, कृषकों के बारे में जान सकते हैं, बहुत सारे शासक जो उस दौर के थे उनके बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं कि वे लोग किस किस तरीके का व्यापार करते थे। इसी तरीके से तो पुरोहित कहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, या शिल्पकार कहते हैं जो शिल्प का कार्य करते हैं, यानी जो मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम अतीत के बारे में जानते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं अतीत के बारे में जानने के लिए, कि लोग कहाँ रहते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कौन कौन से व्यवसाय करते थे। इसी तरीके से कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, या किस तरीके के नाटक सुनते थे, कौन से संगीत सुनते थे। तो ये तमाम तरीके की जानकारी हमें अतीत से पता चलती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लोग कहाँ रहते थे।
तो मानचित्र 1 जो पेज नंबर 2 पर दिया गया है, मैं नर्मदा नदी का पता लगाऊं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैपिंग बेस्ड है, यानी मानचित्र पर आधारित। तो हम पढ़ने के साथ साथ मानचित्र का भी अध्ययन करेंगे। तो नर्मदा नदी जो है मुख्यतः ये मध्य प्रदेश जो भारत का एक राज्य है वहां पे यह स्थित है, और ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दो ही एकमात्र ऐसी नदी है भारत के अंदर जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें एक है हमारी ये नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। वैसे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको मानचित्र के बारे में तो बता ही रहा हूं, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करें कि मानचित्र से रिलेटेड या जो भी इसमें जगह आए, जो भी लोकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, वो आप अपने ज्योग्राफी के टीचर से और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करें उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे भाई? इस नदी के तट पर रहते थे। और नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल का मतलब होता है निपुण, और संग्राहक का मतलब होता है जो चीजों को इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे। कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब जंगल में तो बहुत सारी चीज है, फल भी है, फूल भी है, जड़ें भी हैं। तो इन सब चीजों के बारे में उन्हें जानकारी थी। किन्हें? इन कुशल संग्राहक को। क्योंकि ये लोग जानते थे कि कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज दवा के तौर पे इस्तेमाल करनी है। तो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे ये लोग। वे जानवरों का आखेट, यानी आखेट कहते हैं शिकार, भी करते थे। तो जो इस नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे वो बहुत ही कुशल संग्राहक थे। बहुत सारी चीजों के बारे में जानते थे कि किस तरीके से किस फल का क्या इस्तेमाल है, कौन सी फल खाने हैं, कौन से फल दवाई के तौर पे इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा वो शिकार भी किया करते थे। अब नेक्स्ट, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब हम बात कर रहे हैं मानचित्र एक जो पेज नंबर 2 पे दिया गया है। यहां आप देखेंगे मैंने नर्मदा नदी बताई कि मध्य प्रदेश में ये स्थित है। इसी तरीके से अब बात हो रही है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की। तो बच्चों, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। तो मान लो एक पॉइंट बनाते हैं हम, और उस पॉइंट से ऊपर की ओर जो होगा उसे हम उत्तर कहेंगे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। और उस पॉइंट के नीचे जो डायरेक्शन होगा उसे हम साउथ कहेंगे। और इस पॉइंट के राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है, यानी पूरब, और इसके लेफ्ट में वेस्ट, यानी पश्चिम। तो ये चार मुख्यतः हमारी डायरेक्शन होती है। तो अब बात कर रहे हैं उत्तर और पश्चिम की। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की जो डायरेक्शन होगी उसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यानी भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर नाम की पहाड़ियां हैं जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। काबुल नदी है, इसी मानचित्र पर आप देख सकते हैं। काबुल नदी से नीचे सुलेमान पहाड़ियां हैं, और सुलेमान के ठीक वो पश्चिम की तरफ किरथर पहाड़ियां दी गई हैं। तो ये दोनों ही हमने देख लिया मैप में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी ये जो हमारी सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं, यहीं पर कुछ स्त्री पुरुषों ने लगभग 8 से 8000 वर्ष पूर्व जो है गेहूं और जौ नाम की 2 फसलें उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी
शुरू किया। यानी वो लोग गाय पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ बकरी ये सब चीजें भी पालते थे, और गेहूं और जौ की खेती करनी शुरू करी यहाँ के लोगों ने। वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व की बात करें तो गारो पहाड़ियां आप देख सकते हैं कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उसमें मुख्यतः 7 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसी तरीके से हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये मेघालय और भी राज्य हैं, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी। तो इसलिए उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं ये मेघालय जो भारत का राज्य है लगभग वहीं पे है ये गारो पहाड़ियां। यहीं पे खासी की पहाड़ियां भी हैं, खासी और जयंती पहाड़ियां भी हैं। तो उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ पे आप भारत के पूर्वी तरफ देख सकते हैं। और इसके अलावा मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ियां। तो मध्य भारत में ये जैसे ही हमने नर्मदा नदी जहां देखा था ठीक उसके ऊपर आप देखेंगे विंध्य पहाड़ियां दिखाया हुआ है मैप में। का पता लगाओ, तो हमने पता लगा लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? गारो और विंध्य पहाड़ियों के आसपास, यहीं पे कृषि का विकास होता है। तो सुलेमान और किरथर से ये जर्नी स्टार्ट हुई फसलों की, गेहूं और जौ उगाने की, और बाद में गारो और विंध्य पहाड़ियों पर जो है चावल की खेती भी की जाने लगी। अब इसके बाद मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देख सकते हैं आप सिंधु नदी, ये भारत और पाकिस्तान की मुख्य नदी है। इसका 20%, इस सिंधु नदी का 20% जल जो है भारत उपयोग करता है और उसका 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो 5 प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक हैं। झेलम नदी इसकी सहायक है, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात आती है कि सहायक नदियां किन्हें कहते हैं? तो जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जब कई सारी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है तो उन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लोकेशन आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर जो भारत का जो राज्य है ये वहां पे है। इसके बाद बात करते हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो हमने 2 डेट पढ़ी, एक 8000 वर्ष पहले की पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं 4700 वर्ष पूर्व। तो इन्हीं सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे ही जो है कुछ आरंभिक नगर भी जो है फले फूले यानी बसे। सबसे आरंभिक नगर सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास बसते हैं, मिलते हैं हमें। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी ये जो हम गंगा नदी देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में जिसका विस्तार है, यहां पर नगरों का विकास जो है लगभग आज से 2500 साल पहले हुआ। तो 2 डेट जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि नगरों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास हुआ 4700 वर्ष पूर्व में, और गंगा नदी के पास नगरों का विकास आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी पहले हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा नदी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भाग इसका बहता है। तो गंगा नदी के ठीक जस्ट नीचे जब आओगे आप, तो विंध्य पहाड़ी के पूर्व की साइड आप देख रहे हैं इस मैप में पेज नंबर 2 पे कि सोन नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो आज लोकेशन हमने जान ली गंगा नदी की, वो सोन नदी की, गंगा और सोन दोनों की। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में जो है
आज मगध हम देखने को मिलता है, नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण के साइड जो भी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, प्राचीन काल में हम उसे मगध कहते थे। जो आज का जो हमारा बिहार है, वर्तमान बिहार, वो पहले मगध हुआ करता था। इसके शासक जो है यानी मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो मगध बहुत शक्तिशाली राज्य था, यहाँ के शासक भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और हमारे देश के अलग अलग भागों में भी इस तरीके के कई विशाल साम्राज्य जो है स्थापित किए गए थे अलग अलग शासकों के द्वारा। यूं कहें कि इस तरीके के 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से मगध एक था और मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा करते थे, तो इन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए कई भारी भरकम जोखिम उठाना पड़ता था। उन्हें पर्वतों को पार करके जाना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ता था, रेगिस्तानी इलाकों से होकर जाना पड़ता था। तो कई बाधाएं आती थी, लेकिन फिर भी लोग यात्रा करते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो लोग यात्राएं इसलिए करते थे, एक तो काम की तलाश में, क्योंकि अपना पेट अपना भरण पोषण करने के लिए लोग यात्राएं करना पड़ता था उन्हें। दूसरा, कभी प्राकृतिक घटनाएं घट जाती थी, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गए, तो इसकी वजह से भी लोगों को अपना स्थान बदलना पड़ता था, तो इसलिए वो लोग यात्राएं करते थे। इसके अलावा जो है कुछ सेनाएं जो है दूसरे क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए भी यात्राएं किया करती थी। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे वो लोग कभी कभी काफिले के साथ अपने जहाजों में मूल्यवान वस्तुओं को जो है बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक इसी तरीके से धार्मिक गुरु जो है लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता से भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो भाई धार्मिक गुरु जो होते थे वो लोग शिक्षा या लोगों को सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कुछ लोगों को घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उन्हें बहुत ज्यादा रोचक लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करना। तो कुछ लोग अपनी उत्सुकता की वजह से जाते थे। तो ये सारे रीजन थे कि जिसकी वजह से लोग यात्राएं करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होते थे, इन सभी कारणों की वजह से। ऊपर ही हम देख सकते हैं मानचित्र 1 में अभी हमने एक शब्द पढ़ा उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप किन्हें कहते हैं? ये जो भारत है और इसके पड़ोसी जितने भी देश हैं वो सभी उपमहाद्वीप की श्रेणी में आते हैं। यानी दक्षिण एशिया के जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उनको हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। इस उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो हमारा भारत, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सभी उपमहाद्वीप कहलाते हैं और ये सभी भारत के पड़ोसी राज्य भी हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप तो बड़े होते हैं और जो उनसे छोटे होंगे तो उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। एशिया एक महाद्वीप है और एशिया के अंदर ये सारे देश आते हैं और ये सारे देश भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इन्हें उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा और क्या रीजन है?
और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि दक्षिण एशिया के ये जो देश हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये एक महाद्वीप से छोटे हैं, लेकिन इनकी विशालता जो है ये बहुत बड़े बड़े देश हैं। और बाकी जो एशिया के देश हैं उनसे ये कई मायनों में अलग हैं, क्योंकि बीच में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, जिनकी वजह से ये उससे अलग माने जाते हैं। तो इसलिए इन्हें उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। वैसे तो हमने इस प्रश्न का आंसर जान लिया है कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक नज़र देखते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। तो आइए भाई मानचित्र 1 पर चलते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हमने देखा सुलेमान पहाड़ियाँ पढ़ी, किरथर पहाड़ियाँ पढ़ी, इसके अलावा गारो पहाड़ियाँ पढ़ी। समुद्रों के बारे में तो नहीं पढ़ा हमने वैसे, लेकिन नदियों के बारे में पढ़ा कि सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा। तो ये प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण ही तो कर रही हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी जिनमें साहस होता है वो कोई भी काम कर सकते हैं। तो वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी जब लोग एक जगह से दूसरे जगह आते हैं तो लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह आने से हमें एक दूसरे की संस्कृति का भी पता चलता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब और भी बहुत सारी चीजें सीखी। इस यात्रा करने से हमें लोगों के कल्चर के बारे में पता लगा कि वो किस तरीके से पत्थरों को तराशते थे, कौन से संगीत कहाँ पे ज़्यादा लोकप्रिय थे। इसी तरीके से लोग अलग अलग स्थानों पर लोग भोजन किस तरीके से पकाते थे। तो ये आदान प्रदान हो रहा था संस्कृति और सभ्यताओं का। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा देश के नाम, यानी हमारा जो देश है उसका नाम भारत कैसे पड़ा। आखिर क्या वजह है कि हम इसे भारत या इंडिया कहते हैं। तो आइए जानते हैं। इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो हम अपने देश के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इस इंडस को या इंडिया शब्द को सिंधु संस्कृत में हम क्या कहते हैं, सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ईरान और यूनान जो है ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल बॉर्डर वाले देश हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी आज से लगभग 2500 साल पुरानी बात हो रही है कि जो लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे, क्योंकि हमारे उत्तर पश्चिम में है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से 2 देश हैं, यूनान और ईरान। ये भारत के उत्तर और पश्चिमी इलाके में। अभी मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था, आप देखिए और एटलस में ढूंढने की कोशिश करें। यह आपका होमवर्क भी है कि ये 2 देश कहाँ पर हैं। मैंने ये भी बताया कि ये एशिया और यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल बॉर्डर वाले देश हैं। तो ये लोग जो है सिंधु को जो है हिंदोस या इंडोस
ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते थे, ये लोग प्रोनाउंस करते थे, ऐसा उच्चारण करते थे। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को ये लोग इंडिया कहते थे। सिंधु नदी के पूर्व के निवासियों के लिए ये लोग जो है इंडिया कहा करते थे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो उत्तर और पश्चिम में एक कबीला रहा करता था जिसे अक्सर भरत नाम से पुकारा जाता था, और इस भरत नाम का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद, जो एक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है, जो आज से लगभग 3500 साल पहले लिखी गई थी, 3500 साल पुरानी है ऋग्वेद, उसमें इस नाम का वर्णन किया गया है। बाद में इसी भरत नाम का प्रयोग जो है हमारे देश भारत के लिए किया जाने लग गया, और भारत से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो ये एक स्टोरी थी कि इंडिया इंडस शब्द से निकला है, और संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। जो सिंधु के जो निवासी थे वो लोग इसका उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, वो लोग हिंदोस अथवा इंडोस कहा करते थे। और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी, यानी जो भारत एक प्रदेश है, यहाँ के इस भूमि के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग होने लगा। भरत नाम का एक कबीला है जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह होता था, उसके लिए भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग है अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं? तो पुस्तक को पढ़कर या पुस्तक में ढूंढ के पता लगा सकते हैं। और ये जो पुस्तकें थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते थे। लेकिन हाथ से तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है, अलग अलग तरह की पुस्तकें लिखी जा सकती है। तो इसलिए सिर्फ ये कहना उचित नहीं होगा कि पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी जाती थी, बल्कि ये पांडुलिपि एक ऐसी पुस्तक थी जो कि ताड़पत्र, और ये ताड़पत्र जो है हमें हिमालय में एक भुर्ज नामक पेड़ है, हिमालय के अंदर उगने वाला एक पेड़ है भुर्ज, उसके भोजपत्र पर जो है हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। और ये जो पांडुलिपि शब्द है, इंग्लिश में इसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द मेनू से निकला है, और मेनू शब्द का अर्थ होता है हाथ से निकला। तो ये पांडुलिपि शब्द का एक अर्थ था। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये कुछ अंश दिए गए हैं, और नीचे ये पांडुलिपि का अंश एक दिखाया गया है पेज नंबर 4 पे ही। इस तरीके की होती थी पांडुलिपि। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो एक रोचक तरीका है ना। अभी जब हमने अपने चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हमने जाना था कि आखिर 1000 वर्ष पहले की घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता लगेगा। तो एक तरीका है, पांडुलिपि के जरिए हमें पता लग सकता है कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो सारी किस किस तरीके का व्यवसाय करते थे, ये हमें पांडुलिपि के जरिए पता लग सकता है। तो किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो।
तो ये आप देख लो। अब इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 5 पर। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। तो पांडुलिपियां हैं भाई, कब तक सुरक्षित रखेंगे? आखिर 1000 वर्ष हो गए, तो जाहिर सी ये बात है कि कुछ खराब भी हो जाएंगी, कुछ नष्ट भी होंगी, कुछ को कीड़े मकोड़े भी खा लेंगे, कुछ में कीड़े भी अक्सर होते हैं ना कि आपने पुरानी किताबें देखी होंगी, 2 4 5 साल पुरानी किताबों में कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं, पीली पड़ जाती हैं किताबें। तो ये तो 1000 साल की बात है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इस तरीके की जो पांडुलिपियां हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? या तो मंदिरों में देखने को मिलेंगी या फिर विहारों में प्राप्त होती हैं। विहार ये क्या होते थे? विहार एक्चुअली एक स्थान होता था जहां पे लोग भिक्षु और भिक्षुनी जो है विश्राम किया करते थे, यानी एक विश्राम गृह होता था। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब इन पांडुलिपियों से हमें बहुत सारी बातें पता लग रही हैं कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता लगता है, उनके व्यवहार किस तरीके थे, उनके यहाँ पे किस तरीके के रीति रिवाज चलते थे, लोग कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग करते थे यानी दवाइयों का, वैज्ञानिक तरीका का क्या था। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पांडुलिपियों से पता लगता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो भाई औषधियाँ, राजाओं के जीवन के प्लस उनके व्यवहार के बारे में, इसके अलावा बहुत सारी जो महाकाव्य होती थी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद जो 3500 वर्ष पुराना है, उन सभी महाकाव्यों के बारे में, कविताओं के बारे में, बहुत सारे नाटक के बारे में भी हमें इन पांडुलिपियों से जानकारियां मिलती थी। और ये पांडुलिपियां जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे या फिर प्राकृत और तमिल में। और जो वहाँ के लोगों की जो बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। दूसरा, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो अतीत के बारे में एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत था पांडुलिपियों का अध्ययन, कि पांडुलिपियों से हमें पता लगता है। दूसरा अब आ गया अभिलेख। तो इस शब्द को सही से समझ लेते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख एक ऐसा लेख था जो कि पत्थर या किसी कठोर सतह पर लिखे जाते थे, यानी जिसे मिटाना बहुत मुश्किल हो, जो कई सौ साल तक जीवित रहे। तो ये अभिलेखों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, अतीत के बारे में पता लगता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो ये अभिलेख अपने दस्तावेज जो है सुरक्षित रखवाने के काम आते थे, ताकि जो राजाओं के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें कौन से राजा ने कौन सा युद्ध जीता, ये युद्ध कहाँ पे लड़ा गया, उनकी रानियों के नाम, यानी राजघराने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें होती थी वो इन्हीं अभिलेखों पर लिखवाई जाती थी, जिसका कि आप देख भी सकते हैं। राइट साइड में एक अंश दिया गया है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये आयतकार, उसमें ये हमारा एक अभिलेख है, और अभिलेख जो है कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। तो ये 2250 वर्ष पुराना है।
जो कि अफगानिस्तान एक देश है, भारत का और पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। तो वहां पे एक जगह है कंधार, ये लेख हमें वहां से मिलते हैं। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो यह अभिलेख जो है किसने उत्कीर्ण करवाया था? अशोक, जो महान शासक था मौर्य साम्राज्य का, उसने ये लेख लिखवाए थे। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। तो इसके बारे में, अशोक के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। ये लिपियां जो है किससे बनी होती है? या तो संकेतों का प्रयोग करते हैं या फिर अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब हमें कोई चीज़ पढ़नी होती है या बोलनी होती है तो उसके लिए हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। और ये जो अभिलेख है ये इस क्षेत्र में 2 भाषाओं में पाई गई हैं, या 2 लिपियों में पाई गई हैं, यूनानी तथा अरामेइक। इन 2 लिपियों में यह अभिलेख हमें मिला है अफगानिस्तान के कांधार नामक क्षेत्र से। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो 2 चीज हो गई अतीत को जानने के लिए। एक हो गया हमारा पांडुलिपि, दूसरा अभिलेख से पता लगता है हमें अतीत के बारे में। अब तीसरी और महत्वपूर्ण चीज पुरातात्विद स्रोत। अभी पुरातात्विद क्या होती थी? यानी जो पुराने तत्वों का जो लोग अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते थे, और ऐसी वस्तुओं को पुरातात्विद वस्तुएं कहा जाता था। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी पुरातत्ववेत्ता जो होते थे वो लोग किन किन चीजों का अध्ययन करते थे? इमारतों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। अब औजार और हथियार, आभूषण, सिक्के, इन सब की प्राप्ति के लिए या तो वो खोजबीन में लगे रहते थे या फिर खुदाई करके इनका पता करने की कोशिश करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब ऊपर आप चित्र देख रहे हैं और उसके बाईं साइड में लिखा हुआ भी है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। पात्र, ये जो आपको घड़ा टाइप का दिख रहा है बर्तन, इसी को पात्र कहते थे। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये जो मटका या घड़े की तरह आपको दिख रहा है, इस तरह के बर्तन का प्रयोग जो है आज से लगभग कितने सौ साल पहले, 4700 साल पहले होता था। ठीक, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, और इस तरफ जो आप 2 ये देख रहे हैं ये सिक्के हैं। तो इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो उस तरीके से उस टाइम पे, यानी आज से 2500 साल पहले इस तरीके के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। दाएं का मतलब राइट और बाएं का मतलब लेफ्ट। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो ये अंतर आपको बताना है कि आज का जो सिक्का है वो किस आकार का है और पहले के सिक्के किस आकार के होते थे। इन पे किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है यह आप देख के बताएंगे। ये भी आपका एक होमवर्क है। अब तो 3 प्रमुख स्रोत हो गए इतिहास को जानने के: पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विद स्रोत, जिसमें मिट्टी, आभूषण, हथियार, औजार, सिक्के, ये सारी चीजें आ गई। पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं।
इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब ये लोग पुरातात्विक लोग जो होते थे भाई, इनके अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि इनका ही काम है, एक इतिहासकार का काम, एक पुरातत्ववेत्ता का काम ही होता है अतीत के बारे में पता लगाना। तो इसलिए ये लोग चिड़िया, मछलियाँ, इनकी हड्डियों से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि ये लोग क्या खाते थे, इसके बारे में पता लग जाता है। अब नेक्स्ट, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो जब ये 3 शब्द हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जाने, तो एक शब्द आया इतिहासकार। अब इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। और एक शब्द आया स्रोत। तो स्रोत किन्हें कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें अतीत के बारे में पता चलता है, जैसे कि सिक्के, आभूषण, औजार, हथियार, ये सभी हमारे लिए क्या है? एक स्रोत का काम करते हैं। तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये पुरातत्वविद और इतिहासकार, ये दोनों जो है हमारे लिए जासूसी का काम करते हैं। ये एक ऐसा काम करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन समय के बारे में जानकारी मिल सके। ये भूमिका जो है इतिहासकार और पुरातत्वविद निभाते हैं। नेक्स्ट है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक का नाम ही है हमारे अतीत। तो आइए देखते हैं। यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी ये जो अतीत शब्द है यहाँ पर ये एज ए प्लूरल यानी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? यह दिखाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए जो है इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो पशुपालक और कृषक जो है इनका जीवन राजा और रानियों के जीवन से बहुत अलग था। इसी तरीके से एक व्यापारी का जीवन एक शिल्पकार के जीवन से अलग था। तो ये सब दिखाने के लिए हमने यहाँ पे अतीत शब्द का इस तरीके से प्रयोग एक बहुवचन के रूप में किया है। उदाहरण के लिए जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो बहुत भिन्नताएं थी इनके जीवन में, और प्राचीन समय में और आज के समय में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा भिन्नता है। एक ऐसा जगह जो भारत के अंदर ही है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, जिसको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो अंडमान एक द्वीप भी है। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो आज भी मछलियाँ पकड़कर ये शिकार करके अपना गुजारा बसारा करते हैं, यानी अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम सिटी की बात करें, शहर की बात करें, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये बड़े बड़े शहर हैं यानी महानगर हैं। तो यहाँ के लोगों का जीवन जो है वहाँ के लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग है।
यहाँ हम दूसरों पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक समाज के अंदर हर व्यक्ति का जो है भूमिका अलग अलग होती है। कोई बिजनेसमैन होता है, कोई फल वाला होता है, कोई सब्जी बेचने वाला होता है, तो सबके अपने अपने प्रोफेशंस होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो जैसा कि हम जान सकते हैं, जो शासक होते थे, अभी हमने पीछे ही पढ़ा अशोक के बारे में कि अशोक ने अभिलेख पे कुछ चीजें उत्कीर्ण करवाई हुई थी। तो ये जो शासक होते थे, ये युद्धों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, किस दिन किसका बेटा पैदा हुआ, किस दिन कौन से शासक ने कौन सी लड़ाई जीती, ये इस तरीके के अक्सर जो है रिकॉर्ड अभिलेखों पर लिखवाया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ और लोग थे, जैसे कि शिकारी, मछुआरे। अब मछुआरे कहते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। संग्राहक बताया था कि जो चीजों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। कृषक, पशुपालक, इन लोगों का जीवन शासकों के जीवन से यानी राजाओं के जीवन से अलग होता था, बहुत डिफरेंट होते थे। इन दोनों के जीवन में असमानताएं बहुत ज्यादा थी। तो इनके बारे में हमें जानकारी जो है पुरातत्व की सहायता से मिलती है। नेक्स्ट है तिथियों का मतलब, नेक्स्ट हेडिंग। तो आइए देखते हैं। अगर कोई अब तिथि के बारे में अगर बात करें तो तिथियां भी जो है दो तरह की होती है। ये आज जो हम जिस तिथि का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी शुरुआत लगभग आज से 2000 वर्ष पहले हुई। आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा। तो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां से तिथि की शुरुआत हुई। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितने भी डेट हैं, उनको हम ईसवी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी तिथियां हैं, उनको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो तिथियां हमारी दो तरह की होती है। अगर हमने बोला 1500 साल पहले, तो 1500 साल पहले यानी आज 2000 वर्ष हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म को लगभग। तो 500 वर्ष पहले और 1500, इन 2000 के बीच में 500 कम कर देंगे, यानी 500 से लेकर 2020 के पीरियड को 1500 साल कहेंगे हम। और अगर हमने पीछे बात करी कि 500 ईसा पूर्व, तो अभी हमने एक डेट पढ़ी थी 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसकी आसपास की नदियों के पास जो है नगरों का विकास हुआ था। तो 500 ईसा पूर्व जाने पर हमें 2500, क्योंकि 2000 ये हुई है ईसवी वाली डेट, और 500 साल पीछे और जाना पड़ेगा, यानी हम ईसा पूर्व में जाना पड़ेगा। तो ये दो डेट हैं। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है, इधर जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ई पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। तो हिंदी में ई पू को हम इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और बिफोर क्राइस्ट को इस ई के लिए ईसा और पू के लिए पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली सभी तिथियों को हम बीसी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब ये एडी शब्द जो है यानी ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है, और एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी,
और ये एनो और डोमिनी जो शब्द है ये लैटिन के 2 शब्दों से बने हैं और इसका हिंदी में मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ वहां से 1 ईस्वी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, इस तरीके से करके आज हम 2021 ईस्वी तक पहुंच चुके हैं। तो 2021 साल ये हो चुके हैं और अगर हमें ईसा मसीह से पहले की बात की जा रही है तो वो डेट आज के 2000 वर्ष में जोड़ देंगे। इस तरीके से हम तिथि का निर्धारण करते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। अब ये सीई की फुल फॉर्म होती है कॉमन इरा, जो एडी की स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से बीसीई की जगह हम बीसीई का प्रयोग करते हैं। तो ये बीसीई की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन इरा। इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। हम इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। यानी आज लोग बीसी, बीसीई, एडी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग गए हैं और आज खास तौर पे पूरे विश्व में बीसी और एडी का प्रयोग होने लगा है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। आज से 200 साल पहले हमने इस तरीके की तिथि का प्रयोग करना शुरू किया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो यह भी एक रोचक तथ्य है कि बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। बिफोर का मतलब पहले और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी वर्तमान से पहले के लिए हम बीपी का प्रयोग भी करते हैं। अब पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? तो पृष्ठ 3 पर हमने 2 डेट पढ़ी थी। आप पृष्ठ नंबर 3 पर जाके देखें। एक पढ़ा था 4700 वर्ष पूर्व और एक पढ़ा था 2500 वर्ष पूर्व। तो यहां पर हम एडी का प्रयोग करें या बीसी का प्रयोग करें? तो यहां पर हम बीसी का प्रयोग करेंगे क्योंकि 4700 वर्ष पूर्व की बात है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास एक डेट दी गई थी ना, जहां पे आरंभिक नगर फले फूले थे। तो वहां पे हम उसके लिए हम बीसी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। ईसा मसीह के जन्म को तो सिर्फ 2000 साल हुए हैं ना, और हम बात कर रहे हैं 4700 वर्ष पूर्व की, तो उसके लिए बीसी का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरीके से 2500 ईसा पूर्व गंगा और उसकी आसपास के नगरों का विकास हुआ था, तो उसके लिए भी हम बीसी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो भी 2500 वर्ष पहले की बात है और ईसा मसीह के जन्म को सिर्फ 2000 वर्ष हुए हैं। तो समझ में आ गया प्रिय विद्यार्थियों कि हम कहां पर बीसी का प्रयोग करेंगे, कहां पर एडी का प्रयोग करेंगे। एडी का प्रयोग ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं के लिए हम एडी का प्रयोग करेंगे और उनके जन्म से पहले के लिए हम बीसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट है एक कॉलम के अंदर अन्यत्र। अन्यत्र में क्या है कि इसमें एक ऐसी जानकारी दी गई होगी कि उस समय यहां पे क्या हो रहा था और इसके विपरीत दुनिया के अन्य कोनों में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी, तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। यानी जैसे जैसे समय बदलता है भाषाओं और लिपियों में भी थोड़ा बहुत बदलाव आने लगता है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो आखिर प्राचीन समय में लोग किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे, कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, इसका जो पता लगाया जाता है वो एक अज्ञात लिपि का अर्थ निकालकर लगाया जाता है।
इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। उत्तर अफ्रीका, अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है यानी एक महाद्वीप है, और अफ्रीका के यानी उत्तरी अफ्रीका। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना डायरेक्शन का। तो उत्तरी अफ्रीका के अंदर एक देश है मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। यहाँ पे स्वेज नहर है। तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ये जानकारी हमें मिलती है। अब कुछ यहाँ पे आप चित्र बने हुए देख रहे हैं, कुछ अक्षरों का प्रयोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से पुरातत्वविद जो है इसके बारे में पता लगाते थे कि किस अक्षर के क्या अर्थ थे। तो यहाँ पे आपको PTOLMIIS अलग अलग चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं KLIOPADTRA, और ऊपर एक बॉक्स के अंदर चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स कॉमन हैं, जैसे कि L, नीचे भी L दिया गया है। तो यहाँ पे L के लिए जो है शेर का चित्र बना हुआ है। इसी तरीके से A के लिए यहाँ हमें चिड़िया के चित्र नजर आ रहे हैं। तो इसके जरिए कि कौन से अक्षरों के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता था, इस तरीके से ये लोग जो है लिपियों का या भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ को ये लोग एक भाषा से दूसरे भाषा के बारे में जानने का प्रयास करते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। तो मिस्र एक देश है, उसके उत्तरी तट पर जो है एक कस्बा बना हुआ है, उस कस्बे का नाम है रोसेट्टा। यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है, यानी एक अभिलेख मिला है पत्थर, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। तो इस कस्बे से, रोसेट्टा नाम के एक कस्बे से जो है एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं या लिपियों में मिले हैं, जिसमें से यूनानी एक भाषा हो गई या लिपि, और मिस्र की ही 2 लिपि जो अलग अलग प्रकार हैं लिपि के, उनमें मिलती है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। तो जो लोग मिस्री भाषा पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों को जो है एक फ्रेम में दिखाया गया है। इसे कारतूस कहा जाता है, इस फ्रेम को कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो इनको अगल बगल रख दिया और देखा कि भाई इनमें समानताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे समानताएं L अक्षर में हम देख रहे हैं कि चित्र एक जैसे हैं और L अक्षर दोनों में बना हुआ है। इसी तरीके से A, दोनों में चिड़िया बने हुए। तो इस तरीके से वो लोग लिपियों और भाषाओं के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे एक इतिहासकार, एक पुरातत्वविद जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में को समझने के लिए इन माध्यमों का सहारा लेते थे, अक्षरों का, संकेतों का। अब इसके बाद कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, ये आप कल्पना करेंगे कि आप किस किस तरीके के प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के प्रश्न जो है अलग हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह आपको सोचना है कि अगर आपको एक इंटरव्यू करने का मौका मिलता है किसी पुरातत्वविद के साथ, तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। अब राइट साइड में ही हम देख लेते हैं उपयोगी शब्द। तो यात्रा, यात्रा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान किसी पर्पज से
वो घूमना भी हो सकता है, कोई रोचक घटनाओं के बारे में जानकारी भी हो सकती है, या व्यापार के लिए भी आ जा सकते हैं। यानी एक जगह से आना जाने को ही हम यात्रा कहते हैं। दूसरा शब्द है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि के बारे में हमने पढ़ा था कि पांडुलिपि एक ऐसी पुस्तक है जो कि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। और ये जो ताड़पत्र जो है ये हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ से प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से अभिलेख। अभिलेख क्या है? अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख का मतलब होता है एक ऐसा लेख जो कि किसी कठोर सतह पर या किसी धातु पर लिखे जाते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं। अब पुरातत्व। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व जो पुराने तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं उन्हें पुरातत्व कहते हैं। जैसे कि सिक्के, आभूषण, औजार, हथियार, मूर्तियां, तो ये सभी पुरातत्व हैं। इसी तरीके से इतिहासकार जो अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, आभूषण, सिक्के, गहने, ये सब हमारे क्या है? स्रोत हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो अज्ञात लिपि का अर्थ जो है देखा हमने कि दो अलग अलग लिपि या भाषाओं को अगल बगल में रखकर उन्हें संकेतों के माध्यम से, उन्हें अक्षरों के माध्यम से, उन्हें या किसी चिन्हों के माध्यम से जो उनमें समानताएं ढूंढने की कोशिश की जाती है, तो इस तरीके से अज्ञात लिपि का अर्थ निकाला जाता है। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। तो कृषि का आरंभ आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। हमने पढ़ा था कि स्त्री और पुरुष ने मिलकर जो है गेहूं और जौ की फसलें करना प्रारंभ की थी सबसे पहले 8000 वर्ष पहले। इसी तरीके से सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु में सबसे पहले आरंभिक नगर की शुरुआत हुई थी। प्रथम नगर की शुरुआत सिंधु सभ्यता से मानी जाती है, आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर, गंगा घाटी के आसपास ही मगध साम्राज्य का विस्तार पाया जाता है, जो कि 2500 वर्ष पुरानी कहानी है। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी आज लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं? तो 2000 साल हो चुके हैं। तो हमने पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, कोई भी पार्ट हमारा छूटा नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आओ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आओ याद करें। तो निम्नलिखित का सुमेल करें। नर्मदा नदी, हमने पेज नंबर 1 पे नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था। तो नर्मदा नदी, ये मिलान करना है हमें। तो नर्मदा नदी से कौन सी जानकारी मिलती है हमें? नर्मदा नदी से आखेट तथा संग्रहण की जानकारी मिलती है। तो एक नर्मदा नदी पे लिखा था कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी पर लोग बसना स्टार्ट करे थे ना, वहां रहते थे। तो वो लोग आखेटक ये संग्रहण का काम करते थे। आखेट कहते हैं संग्रहण, यानी चीजों को इकट्ठा करना। आखेट का मतलब शिकार करना। तो ये लोग नर्मदा घाटी के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग आखेट तथा संग्रहण का काम करते थे। मगध, मगध एक पहला बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था मगध। तो इसका ऊपर के पहले से हो जाएगा, दूसरे का पहले से। गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, इसका हो जाएगा पहला बड़ा राज्य, ये भी हो चुका। आखेट तथा संग्रहण ये नहीं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर नहीं। आरंभिक कृषि, तो आरंभिक कृषि गारो की पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, प्रथम नगर की शुरुआत हुई थी। 5वां गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गंगा घाटी के पास आज से 25 साल पहले नगर की स्थापना हुई थी। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा और पांचवे का तीसरा। तो ये हो गए हमारे मैच द कॉलम कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है
कि पांडुलिपि जो है वो भोजपत्र या ताड़पत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, और अभिलेख क्या है कि ये किसी कठोर सतह पर या धातु पर लिखवाए जाते थे, और इसका प्रयोग अक्सर शासक करते थे। शासक अपने वीर गाथाओं या फिर उनके द्वारा जो युद्ध जीते गए हैं उनके बारे में लिखवाने के लिए वो लोग अभिलेख का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो रसीदा का प्रश्न था कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो हमने बहुत सारे स्रोत के बारे में पढ़ा कि कैसे पता लगता है। तो हमें पांडुलिपियों से पता लगता है, इसके अलावा हमें अभिलेखों से पता लगता है, इसके अलावा हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से पता लगता है रसीदा के प्रश्नों के बारे में, इसके अलावा कुछ जानकारी हमें इतिहासकारों से मिलती है। तो ये सभी स्रोत हैं जिनसे हमें रसीदा के प्रश्नों का जवाब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। तो पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनानी है। तो पुरातत्वविदों द्वारा जो वस्तुएं पाई गई है उनकी सूची कई वर्षों पहले सुरक्षित रखी गई पांडुलिपियों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है ना। तो कौन कौन सी हो सकती हैं ये वस्तुएं। तो भाई चित्र हो सकती हैं, मूर्तियां, पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, ये सभी चीजें हैं जिनसे हमें पुरातत्वविदों की सूची के बारे में पता लगता है। इसके अलावा कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो ये हो सकती हैं इमारतें जो है ये पत्थर की बनी हो सकती है, मूर्तियां भी पत्थर से बनाई जा सकती हैं, औजार एवं हथियार भी पत्थर से बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाट के तौर पे हम पत्थरों का उपयोग करते थे प्राचीन समय में। गोल मटोल जो बाट होते थे। इसके अलावा आभूषण व सिक्के बनाने के लिए भी हम इन पुरातात्विक वस्तुओं का प्रयोग करते थे जो कि पत्थर की हो सकती थी। अब क्वेश्चन नंबर 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। क्योंकि इसके लिए इनको या तो अभिलेख लिखवाना पड़ता या पांडुलिपियां लिखवाकर सुरक्षित रखना पड़ता। इसलिए ये लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने पे इनका खर्च बढ़ जाता। क्योंकि अगर वो लिखवाते पांडुलिपियों पर या अभिलेखों पर तो इसके लिए इन्हें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती, और कुशल श्रमिक अगर ये लोग लिखवाने के लिए लाते तो उन्हें पैसे भी चुकाने पड़ते। इतना पैसा जो है इनके पास होता नहीं था, तो इससे इनका खर्च बढ़ जाता, और खर्च बढ़ जाता तो वैसे ही इनकी आमदनी कम थी, तो इनकी बचत नहीं हो पाती, और बचत नहीं हो पाती तो ये लोग अपने भरण पोषण यानी गुजारा बसारा सही तरीके से नहीं कर पाते। तो इसलिए ये लोग अपने रिकॉर्ड्स जो है वो लिखवाते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कैसे आखिर हम अलग करते हैं राजा और किसानों में क्या भिन्नताएं हो सकती है। तो राजा जो है, राजा का काम होता था उचित फैसले लेना अपनी जनता के लिए, जबकि किसानों का काम होता था फसल उगाना। तो एक तो ये भिन्नता थी। दूसरी, राजा का कार्य जो है अपने फैसलों को अपनी जनता एवं सगे संबंधियों द्वारा अमल में लाना भी था, जबकि किसानों का काम क्या होता था कि वो जो फसल उगा रहे हैं उसकी बाजार में
सही कीमत निर्धारित करना ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर बाजार द्वारा उन्हें सही कीमत मिल जाए उनके द्वारा उपजाए गए फसलों की, तो उससे वो लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे। तो ये भिन्नताएं थी राजा और एक किसान में। राजा जो है उच्च जीवन व्यतीत करते थे, जबकि किसान जो है साधारण जीवन व्यतीत करते थे। राजा अपनी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता था, जबकि किसान जो है केवल अपने परिवार के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते थे। तो 2 की जगह मैंने कई सारे आपको बता दिए। अब नेक्स्ट है, आओ करके देखें। क्वेश्चन नंबर 7, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। तो शिल्पकार किन्हें कहते हैं? तो शिल्पकार का अर्थ होता है अपने ज्ञान तथा कौशल के आधार पर किसी सामग्री से कोई नया या अद्भुत या यूं कहें कि अनोखी वस्तु बनाना। शिल्पकार का काम क्या होता है? कोई किसी नई सामग्री से कुछ अनोखी चीज बना देना अपने ज्ञान या कौशल के आधार पर, उसको हम शिल्पकार कहते हैं। इसके अलावा आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार कै स्त्री, खे पुरुष, गै स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? तो आज जो प्रचलित जो शिल्पकार हैं उनकी सूची अगर हम बनाने की बात करें तो ये हो सकती है जैसे कि चित्रकारी करना, ये भी एक शिल्पकार का ही एक भाग है। इसके अलावा पेंटिंग करना, फर्नीचर बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सब कुछ शिल्पों की सूची है। और ये शिल्पकार जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे, क्योंकि पेंटिंग का काम भी स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, चित्रकारी भी कोई भी कर सकता है, मूर्तियां कोई भी बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो अतीत में जो पुस्तकें हैं वो निम्न बहुत सारी विषयों पर लिखी गई थी, जैसे कि राजा के द्वारा लड़ी गई युद्धों के बारे में पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कि हमने पढ़ा अशोक के बारे में। इसी तरीके से राजा के द्वारा समाज के हित में किए गए कार्यों के बारे में भी पुस्तकें लिखी गई थी। राजा के राज परिवार के संबंध में भी पुस्तकें लिखी हुई थी। महाकाव्यों पर यानी धार्मिक ग्रंथों पर भी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कि हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि उसमें भरत नाम की चर्चा मिलती है हमें। इसी तरीके से चिकित्सा संबंधी चीजों पर भी पुस्तकें लिखी गई थी, विज्ञान पर भी पुस्तकें लिखी गई थी। तो ये सभी विषय थे जिन पर पुस्तकें लिखी गई थी। अब तुम इनमें से किस पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? तो ये तुम्हारा निजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप स्वयं देंगे। बाकी मैंने जितने भी इस चैप्टर में जितनी भी लोकेशन पढ़ी, चाहे वो नर्मदा नदी हो, आप मैप पर ढूंढकर उसको अपने चैप्टर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क है। नर्मदा नदी कहाँ पर है, सिंधु घाटी कहाँ पर है, सिंधु नदी की सहायक नदियों कौन कौन सी है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये सभी आपको अपने मैप में इंडिकेट करना है, लोकेट करना है, इनकी लोकेशंस बतानी है एक खाली मैप पर। यह आपका होमवर्क है। ऑल द बेस्ट। बाकी हम दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।